नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल श्रवण GS क्लासेस में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने कर्तव्य का पालन ईमानदारी से कर रहे होंगे। और अगर नहीं भी कर रहे हैं तो करना स्टार्ट कर दीजिए और सबको प्रेरित भी कीजिए, क्योंकि अच्छा व्यक्तियों का ही जीवन ठीक होता है, बाकी बुरे व्यक्तियों का जीवन बुरे तरीके से ही बीतता है, अंतिम क्षण भी उसका बुरा ही होता है। इसीलिए हमेशा जीवन में अच्छा कर्म करते रहिए, खुश रहिए, हमेशा चिंता मत कीजिए, क्योंकि जीवन का अंतिम उद्देश्य ही क्या होता है? खुश रहना। आप नौकरी क्यों चाहते हैं? क्योंकि नौकरी लेंगे फिर अपना जीवन व्यतीत करेंगे, आप लोग समझ ही रहे हैं। बाकी तो अपना वैवाहिक जीवन जिएंगे, खूब खुश रहेंगे। जीवन का एक सपना है, आपका भी, हर व्यक्ति का है। कोई नौकरी लेगा, कोई मतलब बिजनेस में सफल हो करके, हर व्यक्ति का एक मकसद है जीवन में, और उस मकसद को लेकर के आगे बढ़ रहा है। बस इसी बात से चिंतित है जीवन में कि क्या होगा पता नहीं। देखिए, क्या होगा इसका कोई नहीं देख के आया है। आप अगर अच्छे कर्म करेंगे, जो लक्ष्य है आपका, उस लक्ष्य के प्रति प्रतिदिन जितना ज़्यादा दे सकते हैं उतना देने का प्रयास कीजिए और हमेशा खुश रहने का प्रयास कीजिए, क्योंकि चिंता तो इंसान को खा जाता है। और आप इस संसार में चिंता से ख़त्म होने के लिए तो आए हैं नहीं। कहते हैं ना कि चिंता चिता से है बुरी, चिंता चिता से है बुरी, चिंता बुरी बलाए, चिंता बुरी बलाए, चिता जलाए आग में, चिंता बिन आग जलाए। अगर आप चिंता करेंगे ना तो आपका पूरा मस्तिष्क ही चिंता में लीन हो जाएगा और उसी में ख़त्म हो जाएगा। इसीलिए चिंता मत कीजिए, हमेशा खुश रहने का बहाना ढूंढिए, कैसे हमेशा खुश रहें और आगे बढ़ते रहिए जीवन में हमेशा। चलिए, तो आप लोग अपने ईमानदारी से अपने कर्तव्य के पीछे लगे हुए रहिए, हमेशा आगे बढ़ते रहिए, ठीक है। और ज़िंदगी में एक चीज़ें याद रखना है कि आप अगर अच्छे कर्तव्य को कर रहे हैं तो कभी झुकना नहीं है, ठीक है, क्योंकि जीत हमेशा सच्चाई और अच्छाई का ही होता है। और उस पथ पे चल के आप हमेशा आगे बढ़ते रहिए। समस्याएं आएगी, परिस्थिति आएगा, लेकिन आप याद कीजिए, जीवन में, आपका जीवन में बहुत सारा समस्या आया होगा, आज तक में हज़ारों समस्या आया होगा। याद कीजिए कि 2-3 दिन में वो ख़त्म हो जाता है। और इसी प्रकार ये जीवन बना ही है समस्याओं को झेलने के लिए। जितना आप बेहतर झेलेंगे उतना बेहतर इंसान बनेंगे, ठीक है। चलिए, तो अब हम लोग आज बात करेंगे तटवर्ती मैदानी प्रदेश के बारे में। तो तटवर्ती मैदानी प्रदेश हम लोग पिछले क्लास में जो है समाप्त कर लिए थे, प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश। आज हम लोगों का टॉपिक है तटवर्ती मैदानी प्रदेश। देखिए, तो आप लोग सबसे पहले फिगर बना लीजिए। थोड़ा और बड़ा बनाते हैं। ठीक है, ये प्रायद्वीपीय भारत, ये प्रायद्वीपीय भारत है। थोड़ा सा इसको ऐसे करके लेते हैं, ठीक है। ये प्रायद्वीपीय भारत। अब देखिए, प्रायद्वीप भारत में हम आप लोगों को बताए थे कि एकदम यहाँ से लेकर के ये पूरा का पूरा यहाँ तक है पश्चिमी घाट पर्वत। आप पूर्वी घाट पर्वत के बारे में आप लोगों को बोले थे कि ये टूटा टूटा हुआ बना हुआ है ना। ये क्या है? टूटा टूटा हुआ बना हुआ है ना, मतलब ये पूरा स्लॉट नहीं है, इस प्रकार से है। तो हम लोगों को क्या पढ़ना है? तटीय मैदानी प्रदेश। जो तटीय मैदानी प्रदेश है, ये जो पश्चिमी घाट पर्वत और पूर्वी घाट पर्वत है, इसके पूरब और इसके पश्चिम में है, ठीक है। जो तटीय मैदान है ये पूरे के पूरे यहाँ से, यहाँ पे एक नदी है आपका, यहाँ पे नदी हो जाएगा आपका महानदी, ठीक है। महानदी, महानदी से लेकर के दक्षिण में एकदम कन्याकुमारी तक, ये यहाँ से यहाँ, ये पूर्वी तटीय मैदान कहलाता है। इसको हम लोग कहेंगे पूर्वी तटीय मैदान। और ये वाला पश्चिमी तटीय मैदान, ये पूरे के पूरे मैदान विस्तृत है ये, ठीक है। ये मैदानी भाग है। अभी इसको एक एक करके सारा चीज़ें समझते हैं, ठीक है। ये कौन सा नदी है? ये महानदी,
नदी, महानदी से लेकर के है, उसके ऊपर में महानदी से ऊपर में है स्वर्णरेखा नदी, वहाँ से अगर लेंगे ना, चलिए स्वर्णरेखा नदी इसको बनाते हैं फिर से। देखिए एक नदी है यहाँ पे स्वर्णरेखा नदी, महानदी को बस सिर्फ ऐसे दिखाते हैं, नदी में बाद में पढ़ाएंगे। ये वाला है स्वर्णरेखा नदी, स्वर्णरेखा नदी, और ये वाला महानदी, महानदी, ठीक है। तो यहीं से जो है मैदान स्टार्ट होता है एकदम कन्याकुमारी तक। ये वाला आप लोगों को पहले ही बता चुके हैं, ये वाला ताप्ती नदी है, ये वाला नर्मदा नदी है, ठीक है। ताप्ती और नर्मदा नदी है, इसके नीचे से यहाँ तक जो पड़ता है आपका पश्चिमी घाट पर्वत है, ठीक है। देखिए तो अगर हम इसके बारे में बात करेंगे, इसका जो विस्तार है, पश्चिमी घाट पर्वत का विस्तार यहाँ भी है, इसको कच्छ का रण कहते हैं। ये पड़ता है आपका सौराष्ट्र, सौराष्ट्र, ठीक है, सौराष्ट्र। सौराष्ट्र का ये वाला जो हिस्सा है ना, कच्छ का रण है, ये दलदली इलाका है, ठीक है, ये दलदली इलाका है, ये है कच्छ का रण, कच्छ का रण है ये, ठीक, ये दलदली इलाका है, ठीक है। और यहाँ पे नमक की खेती होती है। यहाँ आप कहेंगे नमक की खेती, खेती का मतलब ये नहीं कि मतलब उसका पौधा होता है, मतलब वहाँ पे जो पानी आता है समुद्री पानी, उसको खेत नुमा बना दिया जाता है और उसी में नमक का उत्पादन किया जाता है। आप लोग यूट्यूब में देख लीजिएगा, ठीक है। देखिए हर चीज़ों को जानिए, जितना टाइम आप लोग अदर चीज़ों में मोबाइल में देते हैं, यूट्यूब में आजकल फेसबुक, इंस्टाग्राम, रील्स, इन सब चीज़ों में बर्बाद करते हैं, उतना जानकारी में टाइम दीजिए, ठीक है। आपका ये समय स्टडी का है और स्टडी का समय बेहतर स्टडी में देंगे ना तो आने वाला भविष्य आपका बेहतर हो जाएगा। तो जितना बेहतर कोशिश कीजिए ज्ञान अर्जित करने का, ठीक है। इसमें देखिएगा नमक की खेती कैसे होता है, यूट्यूब में सर्च मारिएगा, बहुत सारा मीडिया गया हुआ है वहाँ इसको दिखाने के लिए, आपको मिल जाएगा। ये वाला जो है इसको कच्छ की खाड़ी कहते हैं, ये है कच्छ की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी है ये, ठीक, कच्छ की खाड़ी। अब देखिए इसको काठियावाड़ प्रायद्वीप कहते हैं, काठियावाड़ प्रायद्वीप। यहाँ से लेकर के यहाँ पे है द्वीप, दमन और दीव है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ दमन दीव है। यहीं पे आपका सूरत भी पड़ता है, थोड़ा सा ऊपर में है, यहाँ पे है दमन द्वीप, एक द्वीप है, और यही है सूरत। इस ये जो ताप्ती नदी है इसके नीचे यही सूरत बसा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे आपको पता है कि ये कन्याकुमारी है, कन्याकुमारी है। पहले इसको हम समझ लेते हैं ठीक से, ठीक है। देखिए जो पूर्वी तटीय मैदान है, पूर्वी तटीय मैदान ये अधिक चौड़ा है। इसका कारण ये है जैसे कि इधर से आती है गोदावरी नदी, यहाँ पे आई गोदावरी नदी, अपने मुहाने पे ये डेल्टा बनाती है। डेल्टा आप लोगों को समझा ही चुके हैं, जब ये अपने मुहाने पे डेल्टा बनाती है तो यहाँ पे ऑटोमेटिक है कि मैदान क्या हो जाएगा, चौड़ा हो जाएगा, ठीक है, ये भाग चौड़ा हो जाएगा। उसके नीचे आएंगे तो आपको मिलेगा कृष्णा नदी, ये भी डेल्टा बनाती है, ये भी जो है डेल्टा बनाती है, ये भी नदियाँ छोटी छोटी डेल्टा बनाती है, ठीक है, ये भी डेल्टा बनाती है छोटी छोटी। तो इसके कारण से क्या है कि पूर्वी तटीय जो मैदान है ये पश्चिमी तट की तुलना में अधिक चौड़ा है, अधिक चौड़ा है। जैसे ये गोदावरी, कृष्णा, उसके बाद नदी आएंगे कावेरी नदी है, ठीक है, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, सबसे दक्षिण में वेगई नदी। इधर कई सारी नदियां हैं जो अपने मुहाने पे डेल्टा बनाती है। डेल्टा आपको बता ही दिए हैं, एकदम भुरभुरी मिट्टी हो जाएगा, मतलब खादड़ मिट्टी हो जाएगा जिसमें उपजाऊ ज़्यादा होगा। इसी कारण से जितने भी इधर पूर्वी तटीय नदियाँ हैं ये सब के सब अपने मुहाने पे डेल्टा बनाती है, और इसी डेल्टा में ये तटीय मैदान का विकास हुआ है। इसीलिए पूर्वी तट जो मैदान है पश्चिमी तट की तुलना में अधिक चौड़ा है। इसका क्या क्या कारण है, एक तो क्योंकि प्रायद्वीप पठार का ढाल इधर है, आपको पहले ही बता चुके हैं। इसका ढाल कैसे, ऐसे है, इधर है, मतलब इधर से इधर और इधर से इधर है, यानी कि उत्तर से दक्षिण और पश्चिम से पूर्व, यानी कि दक्षिण पूर्व इसका ढाल है। इस प्रकार से दक्षिण पूर्व इसका ढाल है, ठीक है। इसीलिए इधर से जितनी नदियाँ मतलब आती है अपने मुहाने पे डेल्टा बनाती है। इसके कारण से पूर्वी तट जो मैदान है ये अधिक चौड़ा हो चुका है।
प्लस में आपको ये भी बताए थे कि ये जो पूर्वी घाट पर्वत है इस नदियों के कारण टूट गया है बीच में। ये घाट टूट करके अब वो जो है अपर्दित हो गया है। अब इसका अपर्दन के कारण जो मिट्टी बचा, ये मिट्टी कहाँ, इस नदियों का, जैसे कि मान लीजिए कि ये मतलब कि पर्वत है, इधर से नदी प्रवाहित हुई और इसको काट दी, और काट करके इसका मिट्टी कहाँ, मुहाने पे जमा कर दी। ये मुहाने पे जमा कर देती, ये मिट्टी जो है इसका ये मैदान में आ गया, तो इस मिट्टी का उपयोग कहाँ हो गया, मैदान में। इसीलिए इसका मिट्टी अपर्दित होके ये मैदान भाग में आ गया है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, इसीलिए ये मैदान अधिक चौड़ा है। देखिए इसका कई सारा कारण है, एक एक करके लिखाएंगे आपको, पहले समझ लीजिए आप लोग, ठीक है। तो पूर्वी तट मैदान का अधिक चौड़ा होने का कारण है नदियों द्वारा अपने मुहाने पर डेल्टा का बनाना। दूसरा ये कि जो पूर्वी तटीय मैदान है, पूर्वी तट मैदान से जो पूर्वी घाट पर्वत है दूर में है, ठीक है, इसीलिए इधर ज़्यादा स्पेस बच जाता है मैदान निर्मित होने का। इसीलिए इसका निर्माण जो है मतलब अधिक चौड़ा जो हुआ है, ये भी एक कारण है कि पूर्वी घाट पर्वत का पूर्वी तट से दूर होना। लेकिन पश्चिमी तट में हम जाएंगे तो पश्चिमी तट का जो पश्चिमी घाट पर्वत है ये तट से नज़दीक है, क्योंकि ये भ्रंश मतलब ये कगार के रूप में है, डायरेक्ट कगार के रूप में है, इसीलिए ये ज़्यादा दूरी नहीं है इसके बीच में, इसीलिए पश्चिमी तट मैदान की कम चौड़ाई है, ठीक है, लेकिन इसकी चौड़ाई अधिक है। एक कारण और भी है कि जो समुद्र से सुनामी आती है तो अपने साथ साथ मिट्टी का कण भी लेकर के जाती है, इसके कारण भी मैदान का जो है कि निर्माण होता है, ठीक है। इसीलिए पूर्वी तट मैदान अधिक चौड़ा है पश्चिमी तट की तुलना में। इसका क्या क्या कारण है, तो नदियों द्वारा अपने मुहाने पे डेल्टा का निर्माण करना। दूसरा, पूर्वी तट मैदान, पूर्वी तट जो घाट है, पूर्वी घाट पर्वत है, उसका जो है अपर्दित होकर के मैदान में परिवर्तित हो जाना, ये भी कारण है। फिर महासागर का भी मतलब निक्षेप से होता है, ये महासागर द्वारा जब लहर आती है तो अपना मिट्टी का निक्षेप कर देती है अपने किनारे पर, उससे भी मैदान चौड़ा होता है, ठीक है। लेकिन पश्चिमी तट में हम जाएंगे तो इसका चौड़ाई कम है। क्यों? क्योंकि आपको पहले ही बताएं कि इधर से जितनी भी नदी आती है वो सब के सब डायरेक्ट कगार है, डायरेक्ट कगार है, तो अपने मुहाने पे डेल्टा नहीं बनाती है, वो क्या होती है, डायरेक्ट गिर जाती है, एस्टुरी बनाती है, जिसको झरना कहते हैं हम लोग, ऊपर से डायरेक्ट गिरती है। इसीलिए ये जो पूर्वी तट में जितना भी नदियां हैं, यहाँ भी बहुत सारी नदियां हैं, छोटी छोटी नदियां हैं, यहाँ लंबी नदी नहीं है, छोटी छोटी बहुत सारी नदियां हैं, लेकिन ये अपने मुहाने पे डेल्टा नहीं बनाती है, और डायरेक्ट अब कगार है तो डायरेक्ट नीचे गिर जाती है झरना के रूप में, ठीक है। इसीलिए तो एक कारण ये है। दूसरा, जो पश्चिमी तट का पर्वत है ये पश्चिमी तट से ज़्यादा दूर नहीं है, पश्चिमी घाट जो पर्वत है ये तट से ज़्यादा दूर नहीं है, इस कारण से भी इसकी चौड़ाई कम है, ठीक है। देखिए अब इसका अगर हम विभाजन को देखेंगे, आप लोग इसको बनाइएगा, फिर बाकी सारा लिखा देंगे हम आप लोगों को। देखिए जैसे पश्चिमी तट मैदान को 4 भागों में बांटे हैं, अब पूर्वी तटीय मैदान को हम लोग 2 भागों में बांटे हैं, ठीक है। देखिए जैसे एकदम सौराष्ट्र से लेके इसको जो है ना, यहाँ से ये सौराष्ट्र से लेकर के एकदम यहाँ तक, कहाँ तक, ये सूरत तक या दमन तक, ठीक है। यहाँ पे 2 गो द्वीप है, दमन और दीव, तो आपको जो है सूरत दमन पड़ता है, यहाँ पे दमन और दीव है, ये वाला है, ये वाला यहाँ ऐसे करके ले लीजिए यहाँ तक, ये यहाँ से यहाँ तक, ये इसको हम लोग कहते हैं काठियावाड़ तट, इसको कहते हैं काठियावाड़ तट, काठियावाड़ तट। ये पूरा इसका विस्तार गुजरात में है, तो जीजे हम लिख देते हैं गुजरात। सूरत से लेके गोवा, आपको पता है कि गोवा यहाँ पे एक राज्य है, गोवा थोड़ा सा मतलब यहीं बना देते हैं, ये गोवा, तो ये सूरत से लेके ये गोवा तक, ठीक है, ये इसको हम लोग कहते हैं कोंकण तट, इसको कहते हैं कोंकण तट, ठीक। इसमें आपका जो मतलब इसमें 2 राज्य आएगा, इसमें आ जाएगा आपका महाराष्ट्र प्लस में गोवा, इसमें 2 राज्य आ जाएगा। और ये जो गोवा से लेकर के यहाँ पे पड़ता है मंगलोर, कर्नाटक में, गोवा से लेकर के मंगलोर तक, ठीक है, इसको कहेंगे काकीनाडा तट, काकीनाडा तट। काकीनाडा तट यहाँ से लेकर के मंगलोर से लेकर के कन्याकुमारी तक,
इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे मालाबार तट, मालाबार तट, ठीक है, मालाबार तट। ये मालाबार तट कहाँ है, तो केरल में पड़ेगा, ठीक है, मालाबार तट केरल में। और काकीनाडा तट का जो विस्तार है ये गोवा से लेके मंगलोर, तो ये कर्नाटक में पड़ेगा, कर्नाटक और गोवा में, कर्नाटक प्लस गोवा में लिख दीजिएगा इस तरह से आप लोग, ठीक है। काठियावाड़ तट कहाँ से, सौराष्ट्र से लेके यहाँ तक, ये वाला हिस्सा है आपका दमन, यहाँ पे सूरत या दमन लिख दीजिए, यहाँ दमन या सूरत, सूरत जो है वहाँ जगह है, बंदरगाह भी है वो, और दमन जो है वहाँ का एक द्वीप है, द्वीप बता ही दिए हैं कि आपको क्या है, ठीक है। महाराष्ट्र और गोवा, गोवा और कोंकण तट, हाँ गोवा और कर्नाटक, मालाबार तट केरल। तो इसको हम 4 भागों में बांटे हैं, 1 नंबर में काकीनाडा तट, दूसरा में कोंकण तट, तीसरा में काकीनाडा तट और चौथा में मालाबार तट, ठीक है। सॉरी, इसको ना कनाडा तट कहते हैं, काकीनाडा नहीं, कनाडा तट, कनाडा, इसको कनाडा तट कहते हैं, ठीक है, इसको कनाडा कर लीजिएगा। तो ध्यान रखिएगा कहाँ से कहाँ तक, तो आप लोग लिख भी लीजिएगा, सौराष्ट्र से लेके दमन तक, इसको कहेंगे काठियावाड़ तक, आप लोग लिख लीजिएगा। कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक, दमन से लेकर के गोवा तक, ठीक है, दमन से लेकर के गोवा तक, आप लोग लिख ही लीजिएगा नाम ठीक से। यहाँ पे गोवा, और गोवा से लेकर के यहाँ पे पड़ता है मंगलोर, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं मंगलोर, मंगलोर तक, अब मंगलोर से लेके कन्याकुमारी तक। तो पश्चिमी तट मैदान को 4 भागों में बांटे हैं। अब पूर्वी तट मैदान को जो स्वर्णरेखा नदी से लेकर के, ये स्वर्णरेखा नदी से लेके कृष्णा नदी तक, ये है कृष्णा नदी, ये है आपका कृष्णा, ये है गोदावरी नदी, ठीक है, ये है कावेरी नदी, कावेरी। तो स्वर्णरेखा नदी से लेके कृष्णा नदी का, इसको हम लोग कहते हैं काकीनाडा तट, काकीनाडा तट, काकीनाडा तट, ठीक है। और कृष्णा नदी से लेकर के कन्याकुमारी तक, इसको हम लोग कहते हैं कोरोमंडल तट, कोरोमंडल तट, कोरोमंडल तट, ठीक है। और देखिए जो इसमें राज्य भी लिख लीजिए, जैसे काकीनाडा तट में उड़ीसा से लेकर के आंध्र प्रदेश आता है, तो इसमें उड़ीसा प्लस आंध्र प्रदेश, ठीक है। इसमें कोरोमंडल तट में जो है दक्षिणी आंध्र प्रदेश प्लस में तमिलनाडु, तो तमिलनाडु TN, ठीक है, ये आता है, ठीक। इसी में जो है मतलब कि स्वर्ण रेखा से कृष्णा और कोरोमंडल, इसी में आता है उत्तरी सरकार, उत्तरी सरकार जो है उड़ीसा और उत्तरी आंध्र प्रदेश तक है, ठीक है। अगर हम इसी में ले लेंगे, एक सेकेंड, उड़ीसा को पूरा ले लेंगे और उत्तरी आंध्र प्रदेश ले लेंगे, इसी में आंध्र प्रदेश यहाँ से है कृष्णा नदी से, उत्तरी आंध्र प्रदेश सिर्फ ले लेंगे, तो यहीं पे है आपका उत्तरी सरकार, उत्तरी सरकार। देखिए उत्तरी सरकार का विस्तार कहाँ, तो पूरा उड़ीसा और उत्तरी आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ठीक है। इधर नहीं दिख रहा होगा, आप लोग बोल देते हैं, उत्तरी सरकार इसी का हिस्सा है। कहाँ से, तो उड़ीसा का पूरा। देखिए ध्यान रखिएगा, पश्चिम बंगाल नहीं आएगा, ऑप्शन में पश्चिम बंगाल रहता है, उत्तरी सरकार में उड़ीसा और प्लस में उत्तरी आंध्र प्रदेश आता है, ठीक है। बाकी इसको 2 भागों में, काकीनाडा तट और कोरोमंडल तट, ये है आपका इसका विस्तार, ठीक है। तो पूर्वी घाट पर्वत और पश्चिमी घाट पर्वत, तो पूर्वी घाट पर्वत को मतलब मैदान, पूर्वी तटीय मैदान और पश्चिमी तटीय मैदान, पश्चिमी तट मैदान को 4 भागों में, पूर्वी तटीय मैदान को 2 भागों में बांटे हैं, ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ा लिखना स्टार्ट कीजिए आप लोग। इसके बारे में थोड़ा लिखना स्टार्ट कीजिए आप लोग, लिखिए अब आप लोग, अब आप लोगों का लिखने का काम है,
ठीक है। देखिए भारत का तटवर्ती मैदानी प्रदेश, भारत का तटवर्ती मैदानी प्रदेश, फिगर के नीचे लिखना स्टार्ट कीजिएगा। मैदानी प्रदेश प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश के तटीय क्षेत्रों में मुख्यतः जलोढ़ संरचना निर्मित है। ये जलोढ़ मिट्टी है, ये उपजाऊ क्षेत्र है, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा उपजाऊ क्षेत्र है। यहाँ पे उत्पादन बहुत अधिक मात्रा में होता है, धान का भी उत्पादन होता है इस क्षेत्रों में, गेहूं का भी उत्पादन होता है। देखिए जलोढ़ संरचना निर्मित मैदानी प्रदेश है जिसकी उत्पत्ति नियोजोइक महाकल्प में प्लीस्टोसीन से होलोसीन काल तक हुई है। अब आप लोगों को प्लीस्टोसीन, होलोसीन ये सब काल में दिक्कत नहीं होता होगा, बेसिक में बहुत अच्छा से समझा चुके हैं। प्लीस्टोसीन काल से होलोसीन काल तक हुई है। पूर्ण विराम। इसकी उत्पत्ति में समुद्री तरंगों का भी योगदान है। देखिए समुद्री जब तरंग आता है तो अपने साथ साथ मिट्टी को निक्षेपित करते, मैदान में निक्षेपित कर देता है, इसीलिए मैदान और चौड़ा हो जाता है ना, क्योंकि समुद्र की लहर आती है और अपने तट में मिट्टी तोप देती है तो उसको निक्षेप कहेंगे, और उसके बाद समुद्र दूर चली जाती है तो मैदान और चौड़ा हो जाता है, ठीक है। तो समुद्री निक्षेप का भी योगदान है, तो समुद्री तरंगों का भी योगदान है। पूर्ण विराम। कहीं कहीं उत्थान एवं धसान के कारण भी, धसान के भी प्रमाण मिलते हैं। इस मैदान में कहीं कहीं उत्थान की क्रिया भी हुई है, कहीं कहीं धसान की भी क्रिया हुई है। अब आप लोगों को उत्थान धसान में दिक्कत नहीं होता होगा, क्योंकि पहले ही बता चुके हैं सारा चीज़ें, पर्वत में सारा चीज़ें में बता चुके हैं, है, ठीक है। पूर्ण विराम। पैराग्राफ चेंज करके लिखेगा, प्रादेशिक दृष्टि से इसे 2 भागों में विभाजित किया जाता है। प्रादेशिक दृष्टि से इसे 2 भागों में विभाजित किया जाता है। 1 नंबर में लिखिएगा पूर्वी तटीय मैदान, पूर्वी तटीय मैदान, और दूसरा नंबर में लिखिएगा पश्चिमी तटीय मैदान, तटीय मैदान। आप लोग पूरा लिखिएगा, ठीक है। तो प्रादेशिक दृष्टि से 2 भागों में बांटे हैं। अब आप लोग हेडलाइनिंग दीजिए पूर्वी तटीय मैदान, पूर्वी तटीय मैदान, हेडलाइनिंग दीजिए पूर्वी तटीय मैदान। अब इसके बारे में लिखना स्टार्ट कीजिए, पूर्वी तटीय मैदान के बारे में लिखिए। पूर्वी तटीय मैदान की भौगोलिक स्थिति पूर्वी घाट पर्वत के पूरब में, पूर्वी घाट पर्वत के पूरब में तट के समानांतर, पूर्वी घाट पर्वत के पूरब में तट के समानांतर, तट मतलब समुद्र का तट, तट के समानांतर उत्तर में स्वर्ण रेखा एवं महानदी से लेकर, उत्तर में कहाँ, स्वर्ण रेखा और महानदी से लेकर, स्वर्ण रेखा और महानदी से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक है। दक्षिण में कहाँ तक है, कन्याकुमारी तक पूरा विस्तार है, तो दक्षिण में कन्याकुमारी तक है। पूर्ण विराम। इसकी औसत चौड़ाई 80 से 100 किलोमीटर है, औसत चौड़ाई 80 से 100 किलोमीटर है। इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, इसका विस्तार है स्वर्ण रेखा नदी से लेके कन्याकुमारी तक। औसत चौड़ाई कितना है, औसत चौड़ाई 80 से 100 किलोमीटर है, किलोमीटर, ठीक है। इसकी जो चौड़ाई है औसत रूप से 80 से 100 किलोमीटर, कहीं कहीं पे इसकी चौड़ाई 250 किलोमीटर भी है, कहीं कहीं में 80 किलोमीटर भी है, 100 किलोमीटर भी है, कहीं कहीं में कम भी है। तो इसीलिए औसत रूप से इसकी चौड़ाई 80 से 100 किलोमीटर है, ठीक है। किलोमीटर है, इसका मतलब बहुत चौड़ा मैदान है ये, ठीक है। 80 से 100 किलोमीटर है। यह पश्चिमी तटीय मैदान की तुलना में अधिक चौड़ा है, यह पश्चिमी तटीय मैदान की तुलना में अधिक चौड़ा है। पूर्ण विराम। पैराग्राफ चेंज करके लिखेगा, पूर्वी तटीय मैदान की अपेक्षाकृत चौड़े होने के प्रमुख निम्न कारण हैं, चौड़े होने के प्रमुख निम्न कारण हैं। यानी पूर्वी तट मैदान का चौड़ा होने का क्या कारण है, लिखिए, चौड़ा होने का क्या क्या कारण है, तो लिखिए, नंबरिंग देके लिखिए। 1 नंबर में लिखिए, इसकी स्थिति पूर्वी घाट पर्वत के, इसकी स्थिति पूर्वी घाट पर्वत के पूर्व में है और पूर्वी घाट तट से
अपेक्षाकृत दूर स्थित है। पूर्वी घाट कोमा दे दीजिएगा, तट से अपेक्षाकृत दूर स्थित है। ऐसे में मैदान का विकास के लिए क्षेत्र उपलब्ध है। ऐसे में मैदान का विकास के लिए क्षेत्र उपलब्ध है। तो हम 1 नंबर में क्या बोले कि पूर्वी घाट जो पर्वत है तट से अपेक्षाकृत अधिक दूर में है। इसके कारण से ये जो क्षेत्र है खाली पड़ जाता है और इधर से जो नदियां आती है उसमें निक्षेपित करके मिट्टी जमा कर देती है, डेल्टा बनाती है। इसके कारण से पर्याप्त रूप से यहाँ जगह मिल जाता है चौड़ा मैदान होने का। आप लोग समझ ही रहे होंगे। तो 1 नंबर में पूर्वी घाट पर्वत क्या है, दूर है, ठीक है, तट से दूर है, इसीलिए पर्याप्त स्थान मिल जाता है चौड़ा होने का। दूसरा नंबर में लिखिएगा, लिखिए दूसरा नंबर, प्रायद्वीपीय पठार का सामान्य ढाल, जो इसका ढाल है पठारी भाग का, लिखिए प्रायद्वीपीय पठार का सामान्य ढाल बंगाल की खाड़ी की ओर होने के कारण अधिकांश बड़ी नदियाँ मलबों का परिवहन और इस क्षेत्र में निक्षेपण करती है। बता ही दिए कि ये जो प्रायद्वीपीय पठार है इसका ढाल किधर है, ये आपका मतलब बंगाल की खाड़ी है, तो बंगाल की खाड़ी की ओर है। इसलिए जितनी भी नदियां आती है अपने साथ साथ निक्षेपण लेके आती है, निक्षेप कर देती है। समझा ही दिए आपको। तो जो है दूसरा कारण क्या है, नदियाँ। दूसरा कारण नदियाँ। जो तीसरा कारण है, तीसरा में लिखिएगा, पूर्वी घाट के अपर्दन से भी अधिक मात्रा में मलवा प्राप्त होती है। मलवा मतलब उसका जो मतलब जैसे कि पूर्वी घाट को काट छांट के मिट्टी जो लेके जाते हैं उसी को मलवा कहेंगे। तो मलवा प्राप्त होती है। अब देखिए पूर्वी घाट से जो नदियां प्रवाहित होती है तो अपने साथ साथ इन सबको काट छांट के भी अपने और मतलब किनारे में मिट्टी जमा कर देती है। तो वो मलबा जो है उपजाऊ मिट्टी में परिवर्तित हो जाता है, इससे भी मैदान चौड़ा होता है। तो तीसरा कारण क्या है, पूर्वी घाट का मलबा, पूर्वी घाट का मलबा। चौथा कारण लिखिए, चौथा में लिखिए बंगाल की खाड़ी, चौथा में लिखिए बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ डेल्टा का निर्माण करती है और डेल्टा जलोढ़कों के निक्षेप से विस्तृत क्षेत्र होते हैं पुनः विराम। यहाँ महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी जैसी प्रमुख नदियाँ डेल्टा का निर्माण करती है, जहाँ मैदान अधिक चौड़े हैं। अब देखिए यहाँ स्वर्णरेखा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी ये सारी नदियाँ अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती है न। आज जब डेल्टा का निर्माण करती है तो वो जो है कि चौड़ा जलोढ़कों का निक्षेप हो जाता है, इसके कारण से ये मैदान और अधिक चौड़ा हो जाता है। ठीक है, अब पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा, पूर्वी तटीय मैदान को प्रादेशिक दृष्टि से दो मुख्य भाग में विभाजित किया जाता है। पूर्वी तटीय मैदान को प्रादेशिक दृष्टि से दो मुख्य भाग में विभाजित किया जाता है। अब इसको पूर्वी तट मैदान को कितने भागों में विभाजित किया जाता है, दो भागों में। ठीक है, तो लिखिए दो भागों में विभाजित किया जाता है, काकीनाडा तट और कोरोमंडल तट। वहाँ लिखाई दिए हैं काकीनाडा तट और कोरोमंडल तट। आप लोग पूरा लिखिएगा। अब लिखिए आप लोग काकीनाडा तट के बारे में पहले लिखिए, काकीनाडा तट के बारे में लिखिए पहले। लिखिए महानदी से कृष्णा नदी तक के क्षेत्र को महानदी या स्वर्णरेखा या महानदी लिखिएगा, स्वर्णरेखा या महानदी
से कृष्णा नदी तक के क्षेत्र को काकीनाडा तट कहते हैं। काकीनाडा तट कहते हैं। इसका विस्तार उड़ीसा एवं उत्तरी आंध्र प्रदेश में है। इसका जो विस्तार है काकीनाडा तट का उड़ीसा और उत्तरी आंध्र प्रदेश में इसका विस्तार है। ठीक है, उत्तरी आंध्र प्रदेश में इसका विस्तार है, उत्तरी आंध्र प्रदेश में स्थित है। फिर पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा। उत्कल का मैदान तथा उत्तरी आंध्र का मैदान स्थित है। यहाँ उत्कल का मैदान तथा उत्तरी आंध्र का मैदान स्थित है। क्षेत्र दृष्टि से जो उड़ीसा का क्षेत्र है ना उसको उत्कल का मैदान कहते हैं। आप लोग जन गण मन में सुने होंगे उत्कल बंगा, तो ये उत्कल ये उड़ीसा क्षेत्र को कहा गया है उसमें, क्योंकि जन गण मन में पूरे भारत का वर्णन मिलता है। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उत्कल जलधि तरंगा विंध्य, ये पूरा है। तो देखिए उत्कल का जो तट है ये वाला तट है, ठीक है, और ये आंध्र का तट है। इसमें ये मैदान क्षेत्र दृष्टि से बांटा गया है। ठीक है, तो यहाँ उत्कल का मैदान तथा उत्तरी आंध्र का मैदान स्थित है। फिर मतलब डैश दे के लिखिए या स्टार दे के लिखिएगा। महानदी से गोदावरी नदी तक के क्षेत्र को, ये जो है ना महानदी से गोदावरी नदी क्षेत्र, यहाँ से यहाँ तक जो है इस क्षेत्र को गोलकुंडा तट या उत्तरी सरकार कहते हैं। गोलकुंडा तट या उत्तरी सरकार कहते हैं। देखिए यहाँ पे हम उत्तरी सरकार में, देखिए जो उड़ीसा और उत्तरी आंध्र प्रदेश है ये पूरा काकीनाडा तट है। ठीक है, और यहाँ पे था, इसको सुधार लीजिएगा। उड़ीसा और उत्तरी सरकार जो है उत्तरी आंध्र प्रदेश और उड़ीसा को ये पूरा का पूरा आता है ये काकीनाडा तट में, लेकिन सिर्फ उत्तरी सरकार जो है यहाँ से यहाँ तक है। ये महानदी से लेके गोदावरी नदी तक के क्षेत्र को इसको कहते हैं उत्तरी सरकार। ठीक है, या इसी को गोलकुंडा भी कहते हैं, क्योंकि गोलकुंडा का खान पड़ता है यहाँ पे, जहाँ से कोहिनूर हीरा प्राप्त हुआ था, जो महारानी विक्टोरिया के ताज में आज भी लगा हुआ है, जिसका डिमांड हम लोग करते हैं क्योंकि वो इंग्लैंड में चल गया है। दुनिया का सबसे महंगा हीरा है कोहिनूर हीरा, वो भारत के यहीं गोलकुंडा के खान से प्राप्त हुआ था। ठीक है, तो वो इतिहास की बातें हैं, उसमें हम अच्छे से चर्चा करते हैं। चलिए, तो उत्कल का मैदान तथा उत्तरी आंध्र का मैदान, उसके बाद महानदी से गोदावरी नदी तक के क्षेत्र को गोलकुंडा तट या उत्तरी सरकार कहते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक को गोलकुंडा या उत्तरी सरकार कहते हैं। ये सब पूछा जाता है, इसीलिए आप लोग फिर अगला स्टार देके या डैश दे के लिखिए, तीर का निशान देके, जैसे आप लोग कॉपी में कैसे लिखते हैं, जैसे कोई स्टार दे के लिख दिए, कोई डैश दे के लिख दिए, कोई तीर का निशान दे के लिखते हैं, तो इस प्रकार से लिखिए। काकीनाडा तट पर पाराद्वीप, विशाखापट्टनम जैसे महत्वपूर्ण बंदरगाह हैं। काकीनाडा तट पर पाराद्वीप ऐसे होता है, पाराद्वीप, विशाखापट्टनम, ठीक है, विशाखापट्टनम जैसे महत्वपूर्ण बंदरगाह हैं। उसके बाद अगला स्टार या डैश देके लिखिएगा। उड़ीसा में चिल्का झील स्थित है। यह समुद्री जल से निर्मित खारे पानी की लेगून झील है। उड़ीसा में चिल्का झील स्थित है। यह समुद्री जल से निर्मित खारे पानी की लेगून झील है। लेगून झील अभी समझाएंगे लेगून झील के बारे में। ठीक है, देखिए जब आप उड़ीसा में आएंगे ना, उड़ीसा में लेगून झील का मतलब ये होता है कि जैसे ये भारत है ना, हम लोग सीधा सीधा भारत को ऐसे करके बना दिए खींच करके, ऐसे है नहीं भारत। वास्तविक में जो है ये दोनों तट ना जिक जैक बना हुआ है, जैसे ऐसे ऐसे है, ऐसे ऐसे है, ऐसे ऐसे बना हुआ है, ऐसे, ये मतलब ये पूरा बनेगा ही ऐसे, लेकिन पूरा ऐसे जिक जैक बना हुआ है। ठीक है, यानी कि मतलब कहीं अंदर घुसा हुआ है, कहीं बाहर निकला, इसको जिक जैक कहेंगे। हम लोग सीधा सीधा बना देते हैं, लेकिन आप घूमने जाएंगे, करीब से देखेंगे तो मिट्टी कैसा होता है, पूरा प्लेन तो होता नहीं है, बस हम लोग समझने के लिए सीधा बनाते हैं। वास्तविक में ये जिक जैक बना हुआ है, जैसे कि ये आए ऐसे ऐसे, ये कहीं ऐसे करके है, कहीं ऐसे करके है, ये पूरा ऐसे करके बना हुआ है। कौन सा तट? ये वाला।
ऐसे करके। तो आप देखिए ये भाग अंदर धंसा हुआ है, यहाँ पूरा मतलब इधर मिट्टी है, ये पूरा मिट्टी है, इधर समुद्र है, ये पानी अंदर घुसा हुआ है। ये जो पानी अंदर घुसा हुआ है तो यहाँ पे नाव वगैरह चलता है, यहाँ मछली भी उत्पादन होता है क्योंकि ये अंदर। तो इसी को लैगून झील कहते हैं क्योंकि ये जिग जैग है, पूर्वी और पश्चिमी दोनों, ठीक है। ये ऐसे करके बना हुआ है, लेकिन हम लोग सीधा खींच देते हैं, लेकिन वास्तविक में कैसा है, जिग जैग बना हुआ है। और तो जिग जैग के कारण कई मतलब अंदर मतलब कि पानी का गैप बना हुआ है, इसके कारण से ये एक प्रकार से झील बन गया है। तो उसी उड़ीसा में जो है चिल्का झील है। अब देखिए वो खारा पानी का ऑटोमेटिक होगा क्योंकि समुद्र का पानी से वो निर्मित है, तो वो खारे पानी का झील है वो, ठीक है, वही है लैगून झील, ठीक है। चलिए निर्मित है। अब पैराग्राफ चेंज करके लिखेगा कोरोमंडल तट का विस्तार, या कोरोमंडल तट लिख करके मतलब कि डैश दीजिए, लिखिए काकीनाडा तट हो गया आपका क्लियर। अब कोरोमंडल तट के बारे में लिखिए। कोरोमंडल तट का विस्तार कृष्णा नदी से कन्याकुमारी तक है, कृष्णा नदी से कन्याकुमारी तक कन्याकुमारी तक लिखिएगा, कन्याकुमारी तक दक्षिणी आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु में है, क्योंकि इसका जो विस्तार है दक्षिणी आंध्र प्रदेश से लेके कहाँ तक है, कन्याकुमारी तक है, लिखा ही चुके हैं इसमें, आप इसको भाषा में लिख लीजिए, तक है। यहाँ चेन्नई प्रमुख बंदरगाह है, यहाँ पे एकदम आएंगे आप तो यहीं पे चेन्नई है, तमिलनाडु में पड़ता है, जो मद्रास हुआ करता था पहले अंग्रेजों के समय में मद्रास, यहाँ चेन्नई प्रमुख बंदरगाह है। फिर तीर का निशान दे के लिखिएगा तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा पर स्थित, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा पर स्थित पुलिकट झील एक लैगून झील है। एकदम यहीं पे सीमा पर जो है ना एक लैगून झील इसी प्रकार से बना हुआ है, पुलिकट झील, ठीक है। दोनों का सीमा आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु का सीमा पर बना हुआ है पुलिकट झील, ये क्वेश्चन कई बार आया है, ठीक है। उसका अधिकतर हिस्सा आंध्र प्रदेश में पड़ता है, लेकिन एकदम सीमा में बना। आप एटलस में देखिएगा, एटलस में मिल जाएगा आपको, ठीक है, एटलस में। तो यहाँ पे है आपका ये पुलिकट झील, ठीक है। और अगला मतलब तीर का निशान देके लिखिए आंध्र प्रदेश में स्थित कोलेरू झील एक मीठे पानी की झील है। आंध्र प्रदेश में स्थित कोलेरू झील, कोलेरू देखिए कोलेरू झील होता है, ठीक है, कोलेरू झील एक मीठे पानी का झील है। यहाँ पे जो है ना आंध्र प्रदेश में एकदम समुद्र के किनारे मीठे पानी का झील है। इसका कुछ अलग कारण है, ठीक है। इसका कारण है यहाँ पे जो कोलेरू झील का निर्माण हुआ है उसमें बरसात के भी पानी भर जाता है। और समुद्र का पानी क्या होता है, समुद्र का पानी इधर से मतलब जैसे कि आपको अभी समझाएंगे, जैसे ये पश्चिमी तट है तो मान लीजिए ये तट में ऐसे करके ये घुसा हुआ है, तो यहाँ पे एक झील का निर्माण हुआ है, इधर मिट्टी भरा हुआ है, बीच में झील है। कभी कभी इसमें जब तूफान आती है तो इसकी पानी भी यहाँ चली जाती है, ठीक है, तूफान से इसमें भर जाते हैं, बाकी बारिश और नदी का पानी इसमें आती है, ठीक है। तो यहाँ पे इस प्रकार से बना हुआ है कौन सा झील, मीठे पानी की झील, ध्यान रखिएगा ये मीठे पानी का झील है, ठीक है। कोलेरू झील कैसा है, मीठे पानी का झील है आंध्र प्रदेश में, ठीक। तो मीठे पानी का झील है वो कोलेरू झील। चलिए अब हो गया आपका। तो आप पूर्वी तट मैदान हम लोग समझ गए। देखिए पूर्वी तट मैदान का जो विस्तार है स्वर्णरेखा नदी से कन्याकुमारी तक, औसत चौड़ाई 80 से 100 किलोमीटर। अधिक चौड़ा होने का 4 कारण हम लिखा दिए। उसके बाद इसके मैदान को जो है 2 भागों में बांटे, काकीनाडा कोरोमंडल। काकीनाडा तट कहाँ से कहाँ तक विस्तार है, उड़ीसा और उत्तरी आंध्र प्रदेश। कोरोमंडल तट जो है दक्षिणी आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु तक है, ठीक है। अब देखिए इसमें कौन कौन सा नदी, इसमें कौन कौन सा नदी, कौन कौन बंदरगाह आता है ये भी लिखा दिए, कौन कौन सा झील है ये भी लिखा दिए, ठीक है। अब देखिए ये उपजाऊ क्षेत्र है, अभी आगे भी लिखाएंगे आपको, ठीक है। अब देखिए अब इसमें लिखिए आप लोग पश्चिमी तटीय मैदान। पूर्वी तट मैदान हो गया, अब आप लोग लिखिए पश्चिमी तटीय मैदान। पश्चिमी तटीय मैदान लिखिए। अब पश्चिमी तटीय मैदान के बारे में जो आप लोगों को समझाए हैं उसी को पहले लिख लीजिए। पश्चिमी तट मैदान के बारे में लिखिए पश्चिमी तट मैदान, पश्चिमी तटीय मैदान पश्चिमी तट के समानांतर, तट मतलब समुद्री तट, पश्चिमी तट के समानांतर सकरी पट्टी, सकरी पेटी या सकरी पट्टी लिख दीजिए, ठीक है, सकरी
पेटी या पट्टी लिख दीजिए। सकरी मतलब कम चौड़ा, मतलब गलियारा के रूप में, ठीक है। हाँ ठीक है, सकरी पट्टी या पेटी के रूप में विस्तृत है एकदम। इससे ये ज़्यादा चौड़ा, ये कम चौड़ा है, तो सकरी पेटी के रूप में विस्तृत है, ठीक है। तो लिखिए सकरी पेटी में स्थित है। इसका विस्तार सौराष्ट्र से कन्याकुमारी तक है। विस्तार कहाँ से? सौराष्ट्र से लेके कन्याकुमारी तक है। तो जो इसका विस्तार है ये सबसे पहले सकरी पेटी के रूप में है, सकरी पेटी के रूप में है। विस्तार लिखिए सौराष्ट्र से कन्याकुमारी, कन्याकुमारी तक है, ठीक है। सौराष्ट्र से कन्याकुमारी तक है। यहाँ पश्चिमी घाट पर्वत के पश्चिम में, पश्चिमी घाट यहाँ लिखेगा, यहाँ पश्चिमी घाट पर्वत के पश्चिम में यह अधिक सकरे मैदान के रूप में है। यहाँ के जगह यह कर दीजिएगा। यह पश्चिमी घाट पर्वत के पश्चिम में अधिक सकरे मैदान के रूप में है, अधिक सकरे मैदान के रूप में है। देखिए मीनिंग में ध्यान दीजिएगा। सकरी पट्टी में एक बार थोड़ा सा देख लीजिएगा, सकरी ऐसे होगा या तालिब सा होगा, थोड़ा सा इसमें हम कंफ्यूज हैं, होना चाहिए, देख लीजिएगा एक बार, आप लोग सर्च मारिएगा, ठीक है। हम बाद में फिर देख के आपको सुधरवा देंगे, क्योंकि मीनिंग में ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। सिविल सेवा में इस सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा आपको, वर्ण का, ठीक है। इसीलिए तो गलत लिखाने से अच्छा है कि एक बार आपको आगाह कर दें। थोड़ा इसमें देख लीजिएगा, सकरी ऐसे होगा या ऐसे होगा, ठीक है। चलिए, हाँ, यह अधिक सकरे मैदान के रूप में है। फिर आप लोग पैराग्राफ चेंज कीजिएगा और स्टार देके लिखना स्टार्ट कीजिए, या तीर का निशान देके लिखिए, या स्टार देके लिखिए, या तीर का निशान देके लिखिए। इसकी औसत चौड़ाई 30 से 40 किलोमीटर है। इसकी जो औसत चौड़ाई है ये 30 से 40 किलोमीटर है। औसत चौड़ाई 30 से 40 किलोमीटर है, 30 से 40 किलोमीटर है। कहीं कहीं यह 10 किलोमीटर से भी कम चौड़ा है, कहीं कहीं यह 10 किलोमीटर से भी कम चौड़ा है, कम चौड़ा है। पुनः विराम। मुख्यतः गोवा से कर्नाटक के मध्य के क्षेत्र, मुख्यतः गोवा से कर्नाटक के मध्य के क्षेत्र, गोवा से कर्नाटक के मध्य के क्षेत्र अधिक सकरे हैं। जब आप गोवा से कर्नाटक आएंगे तो ये जो पश्चिमी घाट है इसका ये पूरा सटा हुआ है, इसलिए यहाँ कम और सटा हुआ है और कम चौड़ा है इसका मुख्य रूप से। तो गोवा से कर्नाटक के बीच में इसकी चौड़ाई और कम है, ठीक है, और कम है इसका। फिर अगला तीर का निशान दीजिए, लिखे नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मुहाने के पास, नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मुहाने के पास इसकी चौड़ाई अपेक्षाकृत अधिक है। देखिए ये जो नर्मदा नदी है और ये ताप्ती नदी है, यहाँ पे ये नदियाँ प्रवाहित होती है, इसीलिए इसके तुलना में यहाँ पे अधिक चौड़ा है थोड़ा वो, ठीक है। मतलब नदी का मुहाना है। देखिए ये नदी भी डेल्टा नहीं बनाती है, एस्चुरी बनाती है। एस्चुरी मतलब झरना जिसको कहते हैं आप लोग, क्योंकि ये ऊंचा है, कगार के रूप में है, डायरेक्ट नदी गिरती है समुद्र में, इसीलिए ये भी नदी डेल्टा नहीं बनाती है। ये नहीं सोचिएगा यहाँ अधिक चौड़ा है तो डेल्टा बनाती है, नहीं, ये भी एस्चुरी बनाती है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, ठीक है। इन सब चीज़ों क्वेश्चन निकालिएगा, मतलब सिविल सर्विसेज का जो भी है, आप लोग यूपी एमपी जहाँ से भी हैं, हर जगह ये सब क्वेश्चन जो मतलब जो एक्सेप्शन होता है ना वहाँ से क्वेश्चन रहता है। चलिए, बीपीएससी में कई बार क्वेश्चन आया है, ठीक है, तो ये ध्यान दें, क्योंकि हम बिहार स्पेशल मतलब पढ़ाते थे तो उस समय हम इसमें मतलब ये सब क्वेश्चन एनालिसिस करवाते थे, ठीक है। तो अभी हम कॉमन रूप से आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, इसमें ये चीज़ें ध्यान में रखिएगा आप लोग, ठीक है। तो लिखिए, हाँ, कर्नाटक के मध्य अधिक सकड़े हैं, नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच ये अधिक चौड़ा है। उसके बाद पैराग्राफ चेंज करके लिखेगा, पश्चिमी तट मैदान के अपेक्षाकृत कम चौड़ा होने के निम्न कारण हैं, कम चौड़ा होने के निम्न कारण हैं, कम चौड़ा होने के निम्न कारण हैं। अब लिखिए क्या क्या कारण है कम चौड़ा होने का, एक नंबर डैश देने का, ये सब ध्यान रखिएगा। निम्न कारण है, उसके बाद डैश दीजिएगा, उसके बाद एक नंबर लिखिए एक नंबर। इसकी भौगोलिक स्थिति पश्चिमी घाट पर्वत के पश्चिम में है, इसकी भौगोलिक स्थिति पश्चिमी घाट पर्वत के पश्चिम में है और पश्चिमी घाट पश्चिमी तट से अधिक करीब है,
पश्चिमी घाट पश्चिमी तट से अधिक करीब है, ज़्यादा दूर नहीं है, जबकि पूर्वी तट से पूर्वी घाट दूर है, लेकिन ये क्या है, नज़दीक है। ठीक है, तो लिखिए पश्चिमी घाट पर्वत के पश्चिम में है और पश्चिमी घाट पश्चिम तट से अधिक करीब है। ऐसे में मैदान के विस्तार के लिए अधिक क्षेत्र उपलब्ध नहीं है, अधिक क्षेत्र उपलब्ध नहीं है। देखिए ये जो पश्चिमी घाट है ये एकदम सटा हुआ है, इसलिए अब इधर जगह ही नहीं बचता है मैदान का विस्तार होने का, इसी कारण से ये और सकरा रूप में है। तो एक कारण ये है इसका कम चौड़ा होने का, पश्चिमी घाट पर्वत। ठीक है, एक कारण। दूसरा में लिखिएगा आप लोग, दूसरा में लिखिए पश्चिमी घाट पर्वत का पश्चिमी ढाल तीव्र एवं भ्रंश कगार के रूप में है, तीव्र एवं भ्रंश कगार के रूप में है। इसका जो ढाल है ना वो कैसा है, तीव्र है, और कैसा है, भ्रंश कगार के रूप में है। समझाई दिए, कगार का मतलब कछाड़ जिसको कहते हैं। पश्चिमी ढाल तीव्र एवं भ्रंश कगार के रूप में है, अतः यहाँ से उतरती हुई नदियाँ तीव्र वेग से समुद्र में प्रवेश कर जाती है, तीव्र वेग से समुद्र में प्रवेश कर जाती है। अतः मलबों का अधिक निक्षेप नहीं होता है। अब देखिए यहाँ से जितने भी नदी निकलती है इसकी दूरी कम है, इसीलिए यहाँ से नदी निकलती है कगार के रूप में डायरेक्ट नीचे गिर जाती है। इसके कारण से यहाँ मलबों का निक्षेप भी नहीं होता है। नदी में उतनी ताकत भी नहीं है छोटी छोटी नदियाँ में कि पहाड़ को काट सके, क्योंकि इसका ढाल इधर है। अगर यही इधर ढाल होता तो शायद ये पूर्वी घाट जो है कि टूटा नहीं रहता, पश्चिमी घाट रहता। आप लोग समझ गए। तो दूसरा कारण जो है तीव्र ढाल और छोटी नदियाँ हैं। तीसरा कारण लिखिए अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ एस्चुअरी, जो नदियाँ हैं ना वो क्या बनाती है, एस्चुअरी बनाती है। एस्चुअरी बनाती है, एस्चुअरी। ठीक है, एस्चुअरी होता है, रुक जाइए, एस्चुअरी भी कहीं कहीं लिखा हुआ रहता है, यह भी कहीं कहीं नहीं, कहीं आपको ऐसे लिखा हुआ है एस्चुअरी, ऐसे भी लिखा रहेगा। ठीक है, तो एस्चुअरी बनाती है। लिखिए अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ एस्चुअरी या ज्वार नदमुख भी इसको कहते हैं। एस्चुअरी को जो है ना ज्वार नदमुख, इसको ज्वार नदमुख भी कहते हैं। ज्वार नदमुख का निर्माण करती है और एस्चुअरी के मुहाने के पास अधिक निक्षेप नहीं होता। पूर्ण विराम। एस्चुअरी नदी का ऐसा मुहाना होता है जहाँ नदी अपनी मुख्य धारा के रूप में ही समुद्र में मुहाना बनाती है। पूर्ण विराम। यह नदी उपधाराओं में विभाजित नहीं होती है, यानी कि यहाँ जो नदी है डायरेक्ट गिर जाती है मुख्य धारा के रूप में, वो विभाजित नहीं होती है। अगर विभाजित हो जाएगी, जैसे यहाँ पे विभाजित हो जाती तो डेल्टा बन जाती है, लेकिन यहाँ विभाजित नहीं हो जाता। तीसरा कारण। चौथा कारण लिखिए आप लोग, चौथा कारण लिखिए पश्चिमी तट मैदान में जलमग्न तट पाए जाते हैं जो मैदान के लिए आदर्श स्थिति नहीं है। जलमग्न तट पाए जाते हैं जो मैदान के लिए आदर्श स्थिति नहीं है। तो एक कारण क्या है, जलमग्न का मतलब क्या होता है, जलमग्न मतलब जल से डूबा हुआ क्षेत्र। अब जैसे कि यहाँ पे समुद्र दूर में रहता है, ठीक है, और अपने साथ निक्षेपित करके लाता है, तो मैदान का विस्तार। लेकिन यहाँ क्या डायरेक्ट कगार है और इसीलिए डायरेक्ट वहाँ नदी है और जल का डूबा हुआ भाग रहता है, पूरा डायरेक्ट कछाड़ है, विस्तार है नहीं, इसीलिए यहाँ मैदान का निर्माण होगा नहीं। तो पश्चिमी तट जो मतलब मैदान है वो कम चौड़ा होने का कारण पश्चिमी घाट पर्वत का नज़दीक होना,
ढाल, तीव्र और भ्रंश कगार के रूप में इसका होना। पहले बता, नदियाँ एस्चुरी बनाती है या ज्वार नदमुख, जिसको झरना कहते हैं, डायरेक्ट नीचे गिरती है, प्लस में जलमग्न क्षेत्र है, इसके कारण से ये जो है अधिक नहीं मतलब विस्तृत है। ठीक है, अब लिखिए अस्पष्टता, पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा। अस्पष्टता तटवर्ती मैदानी प्रदेश, अस्पष्टता तटवर्ती मैदानी प्रदेश एक विशिष्ट भौतिक प्रदेश है, एक विशिष्ट भौतिक प्रदेश है जहाँ की उर्वर मृदा में कृषि की जाती है, कृषि की जाती है और बंदरगाहों के मध्य से अंतर्राष्ट्रीय एवं तटीय व्यापार किया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय एवं तटीय व्यापार किया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय एवं तटीय व्यापार किया जाता है। मध्यवर्ती मैदानी प्रदेश के बाद, पुनः विराम देके लिखिएगा, मध्यवर्ती मैदानी प्रदेश के बाद सर्वाधिक जनसंख्या का संकेंद्रण, सर्वाधिक जनसंख्या का संकेंद्रण इन तटीय प्रदेश में ही है, इन तटीय प्रदेश में ही है। ये कंक्लूजन हो गया आपका। देखिए आप लोगों को एकदम क्लियर से समझिएगा, कहीं कुछ है मैदान में एकदम आप लोग ध्यान रखिएगा। हम लोग क्या पढ़े, तटवर्ती मैदानी प्रदेश ना, तटवर्ती का मतलब भारत का तटीय, तो तटवर्ती मैदानी प्रदेश को प्रादेशिक रूप से दो भागों में बांटे हैं, पूर्वी तट मैदान, पश्चिमी तट मैदान। ठीक है, पूर्वी तट मैदान को हम लोग दो भागों में बांटे, काकीनाडा तट, कोरोमंडल तट। पश्चिमी को चार भागों में बांटे, सारा लिखा दिए। इसका चौड़ाई अधिक है, इसका चौड़ाई कम है, लिखा दिए। क्या कारण है ये भी लिखा दिए। जो पूर्वी तट की नदियां हैं वो अपने मुहाने पे डेल्टा बनाती है, पश्चिमी तट की नदियां अपने तट पे एस्चुरी बनाती है, ज्वार नदमुख बनाती है। देखिए दूसरा ये भी बताए कि जो पूर्वी तट की नदियां हैं ये अधिक दूरी तय करती हुई अपने मुहाने पे मलबों का निक्षेप करती है, लेकिन जो पश्चिमी तट है ये भ्रंश कगार के रूप में डायरेक्ट कछाड़ है, इसलिए ये एस्चुरी बनाती है तो वो अधिक विस्तृत भी नहीं है। तो ये आप लोगों को पूरा का पूरा ज़्यादा डाटा है नहीं, आप लोग रिवीजन बेहतर तरीके से कीजिएगा, आप लोगों को अच्छे से लिखा देते हैं, कहीं दिक्कत नहीं होता है। ठीक है, तो देखिए हम लोग जो है भारत का भौतिक विभाजन में एक टॉपिक बच गया अब आप लोगों का, द्वीप समूह। अब अगले क्लास में आपको द्वीप समूह पढ़ा देंगे, बाकी क्लियर हो जाएगा। देखिए मेरा क्लास में आपको कन्फ्यूजन नहीं रहता होगा। ठीक है, मेरे पास बहुत सारा स्टूडेंट का जो है रिस्पॉन्स आता है कि सर आपके क्लास में कन्फ्यूजन नहीं रहता है। देखिए इसीलिए नहीं रहता है क्योंकि जो मरीज आप हैं ना वो मरीज हम भी हैं। अब मरीज को बेहतर दुख पता होता है, दर्द पता होता है, तो जब दर्द पता होगा तो इलाज भी बेहतर होगा, क्योंकि हम स्टडी भी करते हैं, पढ़ाते भी हैं, हम खुद आप लोगों को पता ही है। इसीलिए हम समझते हैं कहाँ आपको दिक्कत होगा, क्योंकि हम भी वहीं फंसते थे एक समय में। लेकिन जब से लगभग 3-3.5 साल से हम पढ़ा रहे हैं, ज़्यादा दिन तो हुआ नहीं है, लेकिन इसी में हम मतलब जो भी 2-3 बैच को हम पढ़ाए उसमें बेहतर तरीके से नो कन्फ्यूजन। मेरे क्लास में हिस्ट्री पढ़िए, ज्योग्राफी पढ़िए, एकदम बिल्कुल कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। ठीक है, एक दो पॉइंट देखिए, ज़्यादा आप लोग कहेंगे तो सर डाटा, देखिए कुछ डाटा आपको कुछ ज़्यादा नहीं, इससे बाहर तो क्वेश्चन रहेगा नहीं, लेकिन एक दो अगर रह जाए लोकल एग्जामिनेशन में तो हम आप लोगों को क्या बोले हैं कि मेरा आकलन आपको करना है कि सर ठीक पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे हैं। उसके लिए आप लोगों को कुछ नहीं कीजिए, क्वेश्चन बैंक निकालिए, यूपीएससी का भी निकालिए। ठीक है, मेरे पास है भी, आप लोगों को मतलब अब क्वेश्चन बैंक निकालना पड़ेगा, मेरे पास है, या सेट निकालिए, बहुत सारा है मेरे पास, यूपीएससी का, बीपीएससी का, ये निकालिए क्वेश्चन बैंक। आज ज्योग्राफी का ना क्वेश्चन बनाइए आप लोग। ठीक है, देखिए अगर आपका लक्ष्य रहेगा ना, मतलब कि टारगेट बना लीजिए कि हमको इतना ही दिन में यूपीएससी जो भी आप तैयारी कर रहे हैं, बीपीएससी, पीसीएस, एमपी पीसीएस, यूपी पीसीएस, बिहार पीसीएस, राजस्थान, जहाँ से भी हैं आप, ठीक है, आप लोग तो वहाँ का ना पीसीएस का क्वेश्चन बनाइए, क्वेश्चन बैंक निकालिए, ज्योग्राफी पढ़े, ज्योग्राफी का क्वेश्चन बनाइए, उसका मेंस का क्वेश्चन निकालिए और उसको लिखिए। प्रैक्टिस ही कह देना, मतलब करत करत अभ्यास जरमत होत सुजान, रसरी आवत जात है सिर पर पड़त निशान। तो करने से, अभ्यास करने, पढ़ाई क्या है, अभ्यास है, जितना ज़्यादा अभ्यास करेंगे उतना बेहतर हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए अभ्यास करते रहिए इसका। ठीक है, अभ्यास में कमी मत कीजिए आप लोग,
जितना ज़्यादा अभ्यास करेंगे उतना बेहतर आपका तैयारी होता चला जाएगा। ठीक है, इसका क्वेश्चन बनाइए और क्वेश्चन जब बनने लगे तब कहिएगा नहीं सर आप बेहतर पढ़ाते हैं। नहीं क्वेश्चन बने, लाख ज्ञान दे दें, कोई मतलब नहीं है। जानकारी आपको बहुत होगा। यहाँ देखिए कितना चीज़ें बता रहे हैं, इसी धीरे धीरे अभी तो शुरुआत हुआ है ज़िंदगी का आप लोगों का। आप लोग पढ़िए, बहुत चीज़ें सिखाएंगे आप लोगों को। ज़िंदगी में इतना चीज़ें सीख के रहिए कि जहाँ रहिएगा वहीं साम्राज्य बनाइएगा। साम्राज्य बनाने का मतलब ये नहीं कि सब अब तो साम्राज्य विस्तार चलता नहीं है, महाभारत रामायण तो है ही नहीं। मतलब ये है कि आप जहाँ रहेंगे आपको अच्छा ज्ञान रहेगा तो आपके पास सब कोई आएगा पूछने। ठीक है, इसीलिए ज्ञान में वृद्धि करते रहिए प्रतिदिन। बाकी आगे का जीवन क्या होगा हम देखे नहीं है। चलिए, अब तटवर्ती मैदानी प्रदेश भी आपका क्लियर हो गया। आप लोग अच्छे से इसको नोट्स बना लीजिएगा, जहाँ दिक्कत होगा आप लोग। और देखिए थोड़ा सा आप लोग भी सपोर्ट कीजिए, आगे बढ़ाइए चैनल को। कितना दिन से आप लोगों के लिए मेहनत करते हैं। आप लोगों से हम कुछ नहीं मांगते हैं और कभी मांगेंगे भी नहीं। ठीक है, बस यही है, आप लोग हमको सपोर्ट कीजिए, हम आपको सपोर्ट करेंगे। ज़िंदगी में हमें कुछ नहीं चाहिए, आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। आगे बढ़ते रहना है, जीवन में हमेशा खुश रहना है। चलिए, बाकी हम लोग अब अगले क्लास में चर्चा करेंगे द्वीप समूह के बारे में। आप लोग मस्ती से पढ़ाई कीजिए, नोट्स बनाइए, ठीक है, और एंजॉय कीजिए जीवन को, और हमेशा खुश रहिए, आगे बढ़ते रहिए। चलिए, आप लोगों को पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।